बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली। स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट का टॉपिक नंबर 9 और बुक का चैप्टर नंबर 12 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें एमडी कैट के सिलेबस में आपके पास कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो हमने अंडरस्टैंड करना है। तो समहाउ हम इन चंद फिज़िकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए पूरे चैप्टर का एक एनालिसिस करेंगे। तो बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। मैं कूलम्स लॉ का बेसिक आज का जो लेक्चर है इसका टाइटल कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स भी जो मार्केट में अक्सर बुक्स में गर्दिश करते हैं और वो भी जो स्कोप ऑफ एमडी कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर एमडी कैट का स्कोप देखें तो लास्ट ईयर सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है जो V = KQ/R से सॉल्व होता है। ठीक है, तो हमें हर तरह से अपने आप को इक्विप करना है, इजी और डिफ़िकल्ट व्हाटएवर। तो स्टार्ट करते हैं। आप इस पूरी स्लाइड का एक दफ़ा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं जो भी यहाँ पर स्लाइड नेक्स्ट प्रेजेंट करूँगा आपने इसी तरह उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रख लेना है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? यू नो बेटर दैट इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। देन वी कैटेगराइज मैटर। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन जो होता है ये न्यूक्लियस में फिक्स होता है, ये ट्रांसफरेबल नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफरेबल होता है। दोनों पर चार्ज एक जितना होता है जिसे हम E से डिनोट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो -1.6 × 10⁻⁹ और अगर वो प्रोटॉन होगा तो +1.6 × 10⁻⁹ कूलम ये जो है इस पर चार्ज होगा। देन चार्ज पे आ जाए। नेचर में जो चार्ज है उसके बारे में दो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। नंबर 1 कि चार्ज शुड बी कंजर्व्ड, नंबर 2 चार्ज शुड बी क्वांटाइज्ड। कंजर्वेशन का मतलब है कि इस यूनिवर्स में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, सो नेट चार्ज ऑन द यूनिवर्स इज 0। दूसरी कंजर्वेशन ये भी है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ना आप नया चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया और अब यूनिवर्स पे +1 चार्ज है या -1 चार्ज है। आप जो चार्ज क्रिएट करेंगे जैसा कि क्रिएट होता है पेयर प्रोडक्शन में, लेकिन उसमें भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों क्रिएट होते हैं। सो चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन ये है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेबल है और इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। सो अगर कोई बॉडी है तो वो या पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या वो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। सो हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज क्यों आएगा डिपेंड करता है उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स, n कितने इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो नंबर्स यूज होते हैं 10⁻⁶, 10⁻⁹, 10⁻12। 10⁻⁶ मिलियन को कहते हैं, 10⁻⁹ बिलियन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं और 10⁻12 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। ये नंबर्स याद रख लेने। तो फिर इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी ने गेन किए हैं स्टूडेंट्स तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? -NE, और अगर उसने लूज किए हैं तो +NE। MCQs देता हूँ। फॉर एग्जांपल अ बॉडी लूजेज 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स तो उस पर कितना चार्ज आएगा? अ बॉडी गेन 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स उस पर कितना चार्ज आएगा? तो गेन और लूज की टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हुए आपने आंसर्स अपने पास नोट करने हैं। फिर चार्जेस की एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी कि चार्जेस सिमिलर हों तो रिपेल करते हैं, ऑपोजिट हों तो अट्रैक्ट करते हैं। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है ये है फोर्स, और इसी फोर्स के जो हम मैग्नीट्यूड के लिए पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। देन एक छोटा सा प्रोसेस आपने याद रखना है चार्जिंग का कि बॉडीज जो है उन पे चार्ज कैसे एक्यूमुलेट हो सकता है। 3 तरीके से हो सकता है, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। ये जो इंसुलेटर्स हैं इन पे फ्रिक्शन और इंडक्शन कारगर होती, ठीक है, और जो कंडक्टर्स हैं वो कंडक्शन से और इंडक्शन से दोनों से चार्ज हो सकते हैं। अब फ्रिक्शन से कैसे चार्ज होता है? वेरी सिंपल एग्जांपल, जो कंघी आप बालों में फेरते हैं तो कंघी बालों में फेरने की वजह से या वो कंघी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होती है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होती है। मोस्ट प्रोबेबली जो कंघी है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है क्योंकि हमारे जो बाल हैं इनमें डेड प्रोटीन्स होती हैं और इनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयर करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। बाकी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टाइप प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करती। तो बहरहाल जब आप कॉम्ब या कंघी बालों में फेरते हैं तो इट एक्वायर्स चार्ज।
उसी कंघी से अगर आप पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब उसको ले जाएंगे तो ये टुकड़े उस पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब देखें, चार्ज तो आपने कंघी को किया, तो कंघी चार्ज हुई बाय फ्रिक्शन। कागज़ के जो टुकड़े हैं वो इंडक्शन की वजह से चार्ज हुए हैं। इंडक्शन प्रोसेस यानी जब चार्ज किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब आता है बच्चों, तो वो उसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। जैसे ये नेगेटिव इसके करीब आएगा कागज़ के टुकड़ों के, तो इसका नेगेटिव दूर चला जाएगा और पॉजिटिव इसके करीब आ जाएगा, यानी पोलराइजेशन हो जाएगी। और कंडक्टर्स जो हैं उनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर कंडक्टर्स के ऊपर चार्ज आए तो वो यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो बहरहाल इसको बस थोड़ा सा ओवरव्यू में रखना है, चार्ज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड में हम कूलम्स लॉ का एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ के फिर उसके बाद हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट वन, उसको तरतीब से मैं आपको उसके एक एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल देता जाऊंगा। और फिर ऐसा कोई भी सवाल अगर आपको कहीं पेपर में नज़र आता है तो आप उसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो मैंने कूलम लॉ की फुल एग्जांपल जो इक्वेशन फॉर्म में लिखी हुई है कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसमें चूँकि फोर्स एक वेक्टर है तो वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? अ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर होता है ये मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड के बारे में याद रखना है कि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और R साथ यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा। अब एक एक करके पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते जाएं कि कूलम फोर्स किसी एक चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होती, ये प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतनी ही फोर्स चार्ज 1 पर लगाएगा, क्योंकि ये फोर्स होती है म्यूचुअल फोर्स। ये वर्ड याद रखना, म्यूचुअल भी होती है, सेंट्रल भी होती है और कंजर्वेटिव भी होती है। ये बाकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको इसमें जब हम ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन पढ़ेंगे तब बता दूंगा। कूलम फोर्स का इन्वर्स रिलेशन है उस डिस्टेंस से जो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करता है। लेट्स से ये दो चार्जेस हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस R है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। R से भी डिनोट कर सकते हैं, चाहे तो D से भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड डिस्टेंस यूज़ होता है तो आप D के साथ इसको इमेजिन करें तो ज़्यादा बेटर है। अब स्टूडेंट्स, ग्राफ्स पे आ जाए तो अगर हम सिर्फ F और सिंपल R का ग्राफ बनाएं तो ये शेप याद रखनी है बस आपने, इसमें कोई पॉइंट शॉइंट नहीं आएंगे आपको मैयर करने के लिए। अ शेप यानी ये दोनों तरफ से F के भी करीब होगा और R के भी करीब होगा, ये इन्वर्स स्क्वायर को शो करता है। और अगर हम F और 1/R स्क्वायर के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर्ड। स्टूडेंट्स, इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी जो है या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जो है वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। तो ये बातें याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी करती है, ग्रेविटेशनल भी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी। अब इसमें ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे कैसे डिनोट करते हैं? K से। 9 × 10⁹ यूनिट गौर से याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें एप्सिलॉन नॉट मीडियम फैक्टर है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है 8.85 10⁻⁻12। इसी यूनिट को उल्टा के लिख देना है कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है और यूनिट भी है। जो होती है रिलेटिव परमिटिविटी, वो बेसिकली परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की रेशो होती। ये रेशो अपने पास नोट कर लेनी है या पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, फिर K के बारे में दो बातें जो MCQs में पूछी जाती हैं। K की वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है, एक ये डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, दो ये डिपेंड करती है मीडियम पर। ये मीडियम फैक्टर R है। ठीक है, यानी यहीं पर एप्सिलॉन R भी आ जाएगा अगर कोई मीडियम आ जाएगा दोनों चार्जेस के दरमियान। सो मीडियम इफेक्ट करेगा फोर्स को, और कैसे करेगा? इनवर्सली रिलेटेड से। सो लेट F0 हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है। तो स्टूडेंट्स, जब कोई मीडियम आएगा तो ये मैक्सिमम फोर्स एप्सिलॉन R टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। जैसे
वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी ऑलमोस्ट 78 है, तो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो पानी की मौजूदगी में 78 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आपको रिड्यूस्ड फोर्स दी हुई है और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम दी हुई है और कहा कि मैक्सिमम फोर्स फाइंड करें, तो फिर सिंपल इसी फार्मूला से आप ये रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी बात गौर से सुननी है, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते, चीज़ों को हमेशा सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो पहले सिंपल चीज़ों को, आइडियाज़ को अपने माइंड में रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाती। फिर अब आ जाते हैं वेक्टर फॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स ये दो पॉजिटिव चार्जेस फॉर एग्जांपल पढ़ें, अब दोनों रिपेल करेंगे, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, तो हाउ आई विल राइट द फोर्स। Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो आई विल राइट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी F21 को कैसे पढ़ा जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, तो F21 मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन 21 हो जाएगी। F12 मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन 12 हो जाएगी। सो दोनों के यूनिट वेक्टर्स बता रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, बट मैग्नीट्यूड तो ये बता रहा है कि दोनों के आंसर्स तो सेम आएंगे, तो सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। बट मैग्नीट्यूड में K Q1 Q2 और R स्क्वायर, K Q1 Q2 और R स्क्वायर दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स जितना चार्ज 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, उतनी ही चार्ज 2 1 पे फोर्स लगा रहा है, सच दैट अगर हम कहें कि एक चार्ज 6 माइक्रोकूलम और एक 10 माइक्रोकूलम है, तो आप अपने माइंड से ये कन्फ्यूजन निकाल दें कि 10 माइक्रोकूलम वाला ग्रेटर फोर्स लगा रहा है। नो, द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। सो जितनी फोर्स 10 पे लगा रहा है, उतनी ही फोर्स 10 6 पर लगा रहा है। फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है, ये इक्वल है बट ऑपोजिट है। सो रिमेंबर the electric force ratio या coulomb force ratio between two charges is always 1:1। सेम यही केस सन और अर्थ के केस में भी है, ठीक है, क्योंकि ये भी म्यूचुअल फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ें तो G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, तो ये भी तो मैग्नीट्यूड है और दोनों पे प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ये बात होगी यहाँ तक, ये भी MCQ इन्फॉर्मेशन है, ये MCQ से रिलेटेड फार्मूला है। मीडियम इफेक्ट्स वगैरह ग्राफ्स, ये भी MCQ से रिलेटेड हैं। फिर सिंपल एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, यानी जिनसे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि जो सिंपल इन्फॉर्मेशन होती है, जो FSC के स्कोप से होगी स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा अहम है बनिस्बत इसके कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को देखते जाएँ। तो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वो भी बताता रहूँगा, जो नहीं इंपॉर्टेंट होगा बट आपको थोड़ी तसल्ली भी हो कि हमने कुछ पढ़ा है, मैं साथ साथ वो भी बताता रहूँगा। तो फॉर एग्जांपल F = K Q1 Q2 और R स्क्वायर है। अगर दोनों चार्जेस एक जैसे हैं तो आप Q1 Q2 की बजाय Q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और मैंने कहा कि चूंकि डिस्टेंस का वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप R की बजाय D भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें आ जाता है कि इफ़ डिस्टेंस इज़ डबल्ड और हाफ्ड, या इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज़ डबल और हाफ्ड, तो ऐसे क्वेश्चन में फोर्स पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस डबल कर दिया, तो F0 ओरिजिनल फोर्स का फॉर्मूला अपने अपने माइंड में रखना है। अब न्यू फोर्स को F प्राइम या F डैश कह लें, K Q स्क्वायर ओवर, अब डिस्टेंस की जगह 2D लिख देना है। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बाकी फार्मूला K Q स्क्वायर ओवर D स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। अब K Q स्क्वायर ओवर D स्क्वायर ये तो होता है F0, तो नई फोर्स जो है वो कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। या अगर कहें कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया गया है, तो यही F डैश का जो आंसर है वो आपके पास 4 टाइम्स ऑफ F0 आ जाएगा, यानी फोर्स पहले से 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो ऐसा बच्चों कोई भी सवाल आएगा तो आपने एट द स्पॉट उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर करें, क्योंकि जब आप सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं तो फिर मेंटल एक्सरसाइज मत करें, फिर फिजिकल भी साथ एक्सरसाइज करें ताकि पैक्ट आंसर आपके सामने जो है वो लिखा हुआ। अब यहाँ तक हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन कूलम्स लॉ। अब हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड फर्दर प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह अब हम थोड़ा सा ड्रिल पे आते हैं MCQs की। तो बहुत सिंपल MCQ से स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ मैं ट्रिक्स भी बताता जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सामने एक रेक्टेंगल बना हुआ है, 4 कॉर्नर्स हैं ABCD और चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस प्लेस्ड हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा कि किन 2 पॉइंट्स के दरमियान फोर्स मिनिमम है, तो मिनिमम फोर्स के लिए स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मिनिमम और डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए।
अब मिनिमम चार्जेस 2 कूलम और 2 कूलम है और अलोंग द डायगोनल डिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा है। तो वेरी सिंपल, जो पॉइंट ए और सी हैं उनके दरमियान हमारे पास जो फोर्स है वो मिनिमम आ जाएगी। इस तरीके से डिस्टेंस को और चार्जेस को एवेल्यूएट करना है। फिर एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है कि आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं +2 एंड +6, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 4 न्यूटन से। ऐसे न्यूमेरिकल्स में मोस्ट प्रोबेबली डिस्टेंस नहीं दिया जाता। अब आपसे कहा जाता है कि इन दोनों चार्जेस को हमने मज़ीद -2 कूलम चार्ज दिया, इसको भी -2, इसको भी -2। अब इनके दरमियान फोर्स क्या हो जाएगी? तो आपने सिंपल इन नंबर्स को इन नंबर्स में ऐड कर देना है। अब 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। तो देखें एक चार्ज तो 0 हो गया। अब दूसरा चार्ज अगरचे 4 न्यूटन हो भी जाए या 4 कूलम हो भी जाए तो प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस की वजह से जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो एक ये थोड़ा सा कॉमन सेंस ज़हन में रखनी। हाँ, अगर ये 0 नहीं होते, फॉर एग्जांपल कि आपसे पूछा जाए कि दो चार्जेस हैं +2 एंड +6, उन दोनों को -4 कूलम चार्ज ईच हमने प्रोवाइड किया, तो अब उनके दरमियान नेचर ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी? तो देखें, पहले दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 12 न्यूटन से कर रहे हैं। अब इस नंबर को भी आप थोड़ा सा जस्टिफाई कर लें, 6 × 2 12। इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इट कुड बी 1 मीटर। 6 × 2 12 हो गया। अब 2 को -4 देंगे तो ये -2 हो जाएगा, 6 में से 4 निकालेंगे तो +2 हो जाएगा। अब दोनों चार्जेस -4 कूलम हासिल करने के बाद ऑपोजिट हो गए। ऑपोजिट हो गए तो इनके दरमियान फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगी और 2 × 2 किस मैग्नीट्यूड में आ जाएगी? 4 न्यूटन मैग्नीट्यूड में। एक ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो गया। अब एक बड़ा ज़बरदस्त टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। अक्सर कहा जाता है या बुक्स में दिया होता है क्वेश्चन के दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने आपस में टच किया या उनको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया। दोनों बातें हो सकती हैं कि ये एक चार्ज स्फीयर है, ये एक चार्ज स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है। अगर स्टूडेंट्स हम इन दोनों को किसी एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो ये दोनों अपना आपस में चार्ज शेयर करेंगे, तो फिर हमें कैसे चार्ज का एवरेज लेना पड़ेगा? तो मैंने यहाँ पर प्रोसेस लिखा है और उसके साथ रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया हुआ है कि अगर दो चार्जेस या चार्ज ऑब्जेक्ट्स को आपस में टच किया जाए, अगर तो वो चार्जेस सिमिलर हैं तो दोनों पर जो नया चार्ज आएगा स्टूडेंट्स वो होगा Q1 + Q2 / 2। मिसाल के तौर पे इन दोनों स्फीयर्स पे एक में भी ऊपर चार्ज है 3 कूलम, अभी वायर नहीं लगी हुई, एक के ऊपर है 6 कूलम, ठीक है। अब अगर हम इनको वायर से कनेक्ट करते हैं तो इनके ऊपर, दोनों के ऊपर अब नया क्या चार्ज आ जाएगा? तो Q न्यू, एन यहाँ पे न्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1 + Q2 / 2, आंसर आएगा 4.5 कूलम। यहाँ तक इस तरह के आप कोशिश करें कि 4-5 वैल्यूज़ इमेजिन करके इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और अपने रिफ्लेक्सेस में लाएं। अब एक बड़ी मज़े की बात देखें, जब ये 6 और 3 कूलम थे तो हम अगर ये वाला रूल यूज़ करें F is proportional to Q1 and Q2, let the distance remain same, तो 6 × 3 यानी वायर से कनेक्ट करने से पहले 6 × 3 कितना मैग्नीट्यूड बन रहा था फोर्स का? 18 न्यूटन। फिर हमने कनेक्ट किया वायर से, दोनों चार्जेस पे अब चार्ज, दोनों स्फीयर्स पे अब चार्ज आ गया है 4.5। तो वायर कनेक्ट करने से पहले 3 और 6 था, वायर कनेक्ट करने के बाद चार्ज का मीन लिया तो 4.5 और 4.5। अब जब हम 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 करते हैं स्टूडेंट्स तो 20.2 न्यूटन आता है। इट मीन्स कि अगर दो सिमिलर चार्जेस होंगे और उनका एवरेज लिया जाएगा तो जो उन पर न्यू चार्ज आएगा उसकी वजह से जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो भी पहले से इंक्रीज कर जाएगा। बात को तवज्जो से सुनना है। जब ओरिजिनल चार्जेस थे तो फोर्स 18 न्यूटन बनी, जब इनको टच किया तो उन पे न्यू चार्ज ये आया। अब दोनों पे एक जैसा चार्ज और दोनों का प्रोडक्ट लिया तो 20.2 के राउंड अबाउट आंसर आ रहा है। तो अगर चार्जेस सिमिलर हों, उन्हें वायर से कनेक्ट किया जाए, उन पर जो नया चार्ज आएगा उसकी वजह से जो फोर्स होगी न्यू वो उनके दरमियान पहले से ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ये इसका मैथमेटिकल रिजल्ट हो गया। अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं, लेट्स से एक 6 कूलम और एक -3 कूलम है, तो 6 कूलम और -3 कूलम, इसके लिए आपने Q1 - Q2 / 2 यूज़ करना है। तो
दोनों चार्जेस पे पहले 6 3 लेट्स से 18 न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स है। अब जब हम इनका मीन लेंगे तो 6 - 3 डिवाइडेड बाय 2, अब दोनों पे 1.5 एंड इट कुड बी द सिमिलर चार्ज, क्योंकि अब इसके साथ नेगेटिव साइन तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि 1.5 जो है स्टूडेंट, दोनों पर 1.5 और 1.5 कूलम चार्ज आ गए। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.25, जो पहले से कहीं ज़्यादा कम आंसर है। तो अगर चार्जेस ऑपोजिट हों तो नई फोर्स पहले से कम हो जाएगी, और अगर चार्जेस सिमिलर हों तो न्यू फोर्स पहले से ज़्यादा हो जाएगी। ये जो पोर्शन मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, जब तक आप खुद अपने हाथों से इसे 2-3 मरतबा प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, आपको इससे बिल्कुल तसल्ली नहीं होगी। प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। अब इस पोर्शन से रिलेटेड एक यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज प्लेस 3 मीटर अपार्ट। फॉर एग्जाम्पल ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। हैव 8 × 10⁻³ न्यूटन फोर्स बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान जो करंटली फोर्स है वो 8 × 10⁻³ न्यूटन है। नाउ दे आर टच्ड, ठीक है, उनको टच किया गया एंड लेट्स से टच करके दोबारा उनको उसी डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया गया जो पहले डिस्टेंस था। कहते हैं टच करने के बाद उनके दरमियान जो फोर्स है अब वो 9 × 10⁻³ न्यूटन है। What are the magnitude of the two charges? अब बड़ा ट्रिकी भी है और बहुत इजी भी है, तवज्जो पूरी इधर रखनी। कहना उसका ये है कि ये जो Q1 और Q2 हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, कि अगर टच नहीं किया था जब तक तो इनके दरमियान फोर्स थी 8 × 10⁻³ मैं -3 को स्किप कर रहा हूँ, मैं 8 लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखें उसने कहा कि बताएं कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है। तो स्टूडेंट्स देखें Q1 और Q2 इनका प्रोडक्ट टच करने से पहले है 8 न्यूटन। अब जब इनको टच करेंगे तो ऑब्वियसली इन पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और उसके बाद जो चार्ज इन पर आएगा उसकी वजह से फोर्स कितनी हो जाएगी 9 × 10⁻³ तो इसमें से 9 का डिजिट पिक कर लें। वैसे अगर आप इसका बुक्स में प्रॉब्लम इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे तो ये एक बड़ा लेंथी सोल्यूशन है, पूरा सॉल्व किया जाता है। मैं आपको बड़ा छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। देखें चार्जेस लेट से Q1 Q2 हैं, अब उन्हें मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए। तो Q1 और Q2 में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या 4 × 2 8 होता है, या 8 × 1 8 होता है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। इसका मतलब कि गिवन ऑप्शंस में से जो शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शंस हो गई हैं वो A और C हैं, B और D रूल आउट हो गई। अब 8 और 1 और 4 और 2 में से कौन सी राइट ऑप्शन है, उसके लिए देखिए जब हम इसको टच कर देंगे तो टच करने के बाद जो चार्ज है Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और Q1 × Q2 का मतलब है कि यहाँ पे स्केयर आएगा। अब ये स्केयर 9 के इक्वल आना चाहिए, यानी नए चार्जेस की वजह से फोर्स कितनी होनी चाहिए 9। अब आपने ये दोनों पेयर्स यहाँ पे ट्राई करने हैं, 8 और 1, यानी 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसका स्केयर लें तो 8 + 1 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5 का स्केयर, ये वैल्यू लिखी हुई है 20.2 न्यूटन, तो ये तो रॉन्ग आंसर है। ये पेयर ट्राई करें, 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2 स्केयर, 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, और 3 का स्केयर 9। इसका मतलब है कि 4 और 2 कूलम चार्जेस या माइक्रो कूलम चार्जेस जो हैं ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है स्टूडेंट्स, यही मेथड आपने बार बार यूज़ करना है। सिमिलर चार्जेस हों तो यहाँ पे प्लस यूज़ कर लें, ऑपोजिट चार्जेस तो यहाँ पे माइनस यूज़ करें। जो पहली फोर्स दी है उसके पेयर्स बना लें कि कौन से पेयर के साथ ये आंसर आ सकता है। 8 है तो 4 × 2 भी हो सकता है, 8 × 1 भी हो सकता है, बाकी ऑप्शंस रूल आउट हो जाएंगी। अब इसके ऊपर आफ्टर टचिंग वाला फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे स्केयर क्यों लिखा है बेटा, देखें जब इनको टच किया जाएगा तो इस पर भी चार्ज आ जाएगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2, और इसके ऊपर भी Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर लिया जाएगा। तो ये होगी कुछ प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट आगे कुछ प्रॉब्लम्स पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब कूलम्स लॉ के
रिलेटेड प्रॉब्लम्स में नस्ट या नम्स जैसे जो इदारे हैं उनमें क्वेश्चंस कुछ आ चुके हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी समझ लें। क्वेश्चन का मैं थीम बाद में समझाता हूँ, पहले हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझ लें। स्टूडेंट, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा, अगर मैं इसको अपलिफ्ट करता हूँ और छोड़ दूँ और छोड़ने पर ये अपनी ओरिजिनल प्लेस पे वापस चला जाए या उसकी तरफ चला जाए तो इसको हम नाम देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम का। क्लियर? ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करूं, छोड़ दूं, अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस चला गया है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब इसको मैं अगर डिस्प्लेस करता हूं तो ये डिस्प्लेस ही हो गया, ये वापस नहीं आया, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल। अब मैं आपको दोनों अलग अलग केसेस की इलस्ट्रेशन दे दूंगा और आपने बाद में इनको एज इट इज़ थोड़ा सा मेहनत करके याद कर लेना। फर्ज करें हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं और उनके दरमियान बिल्कुल मिड में हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस किया। सवाल यूँ आएगा कि अ पॉजिटिव चार्ज क्यू is placed right in between two positive charges and it is now displaced along the line joining the two charges towards one of the charges। उर्दू में कर लेते हैं, अंग्रेजी नहीं समझ आई तो, कि दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, दो सिमिलर चार्जेस हैं, उनके बिल्कुल दरमियान में हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा और उसको किसी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। तो बताएं ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? मैंने ऊपर केस पहले से मेंशन किया हुआ कि मैं आपको यहाँ पर स्टेबल केसेस और यहाँ पर अनस्टेबल के केसेस समझाऊंगा। अब देखें, जब ये चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, दोनों तरफ से इसका रिपल्शन ही मिल रही है, यहाँ से भी ये रिपेल हो रहा है, यहाँ से भी रिपेल हो रहा है और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, अब क्या है कि इस चार्ज को पकड़ के जब हम लेट्स से राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा और ये रिपल्सिव फोर्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी जैसे इस चार्ज को डिस्प्लेस करके हम यहाँ पर लाएंगे, ये रिपल्सिव फोर्स बढ़ चुकी होगी, ये इसको रिपेल करेगी वापस अपनी और इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, तो इट विल रिटर्न बैक टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगेन पॉजिटिव चार्ज था, इसको डिस्प्लेस किया, रिपल्शन बढ़ने की वजह से ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, तो ये केस कौन सा कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज हमने दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान प्लेस किया, ये तो हमने मूव किया ना अलोंग द लाइन। अब हम परपेंडिकुलर टू द लाइन डिस्प्लेस करते हैं। फर्ज करें कि इस चार्ज को मैं यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, अब ये चार्ज भी इसको अट्रैक्टिव फोर्स दे रहा है और ये चार्ज भी इसको अट्रैक्टिव फोर्स दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों फोर्सेस का जब हम वेक्टर सम लेंगे, वेक्टर सम कैसे लेते हैं? हेड टू टेल से। इस वेक्टर को यहाँ पे हेड टू टेल से ऐड कर दें, हेड टू टेल का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है। सो हमने जैसे ही इस चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को अपवर्ड डिस्प्लेस किया, दोनों की अट्रैक्टिव फोर्स इसको वापस उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आई, तो ये भी कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, तो अगर कोई चार्ज अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस जा सकता है तो देन इट विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब याद रखें कि दो पॉजिटिव चार्जेस हों, उनके दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज हो, तो अलोंग द लाइन मूव करने से इक्विलिब्रियम स्टेबल रहेगा। दो पॉजिटिव चार्ज हो, उनके दरमियान नेगेटिव चार्ज हो, तो अक्रॉस द लाइन मूव करने से इक्विलिब्रियम स्टेबल रहेगा। अब आ जाए अनस्टेबल केसेस पर। डी डिस्टेंस दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं इस चार्ज को। अब अगर इसको हम किसी एक सिम्त में डिस्प्लेस करते हैं तो इस तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और इसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो ये तो इसको वैसे ही खींच लेगा अपनी तरफ, वापस नहीं जाने देगा इक्विलिब्रियम की तरफ। तो लिहाजा ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज और इसको हम अगर अक्रॉस द लाइन डिस्प्लेस करते हैं तो ये भी कह रहा है कि दफ़ा दूर हो जाओ और ये भी कह रहा है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम। तो अब देखें
इस रिजल्टेंट के मुकाबले नतीजे में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो वैसे ही अवे फ्रॉम द लाइन लग रही, ये वापस नहीं आएगा, लिहाजा ये भी इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान टर्मिनोलॉजी है, मैंने आपको डायग्राम्स बना दी हैं, आप अनस्टेबल और स्टेबल केसेस के मुताबिक इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको बस 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लें। अब आगे मज़ीद प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स फिर इसी तरह कूलम लॉ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आता है कि फॉर एग्जांपल दो एक जैसे चार्जेस पड़े हुए हैं एक ही लाइन में। पूछा जाता है कि एक चार्ज क्यू हम इनके दरमियान किस जगह पर प्लेस करें सच दैट के इस चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमने वो पॉइंट, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि जहाँ पर जो टोटल फोर्स, नेट फोर्स है एक चार्ज क्यू पर, दोनों की वजह से 0 हो जाए। बहुत सिंपल हिंट है इसका। देखें दोनों चार्जेस सेम नेचर के शो किए, दोनों पॉजिटिव हैं। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे फील्ड 0 हो जाएगी। जहाँ फील्ड 0 हो जाएगी वहाँ पे फोर्स भी 0 हो जाएगी। दूसरी बात, वो फील्ड जहाँ 0 होगी वो पॉइंट छोटे चार्ज के करीब होगा और बड़े चार्ज से दूर होगा। तो अब आप 2 बातें याद रखेंगे, अगर चार्ज सिमिलर हैं तो उनके दरमियान में कहीं क्यू को प्लेस करेंगे। नंबर 2, क्यू को प्लेस किसके करीब करेंगे, वो चार्ज जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का होगा। देन आप क्या करेंगे, छोटे चार्ज से इसका फासला x कंसीडर कर लें, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो d - x हो जाएगा, वेयर d इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस q एंड 4q। अब इस पॉइंट पर इस चार्ज पे चूंकि कोई फोर्स लगनी नहीं है, इसका मतलब है कि F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 क्या है, Q1 Q2, F2 क्या है, Q1 और Q2। तो आपने सेम कूलम लॉ का फॉर्मूला लिख देना कि Q1 Q2 ओवर, अब इसका डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर, इसका डिस्टेंस d - x है तो d - x स्क्वायर, k q से k q कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर x स्क्वायर 4/d - x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना, ये हो जाएगा 1 ओवर x और ये हो जाएगा 2 ओवर d - x। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सिचुएशन बनेगी। यहाँ से सिंप्लीफाई करते जाएं, आपके पास x का आंसर आ जाएगा। अब x का आंसर आ रहा है d/3। यहाँ पर अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो यहाँ पर d की वैल्यू भी मेंशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये जो टोटल डिस्टेंस इनके दरमियान था वो 3 मीटर था, तो x का डिस्टेंस कितना होगा, x का डिस्टेंस 1 मीटर होगा। कहाँ से, छोटे चार्ज से इसका डिस्टेंस 1 मीटर है, तो बड़े चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर चार्जेस ऑपोजिट हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखें ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाती हैं। इट मीन्स ये फील्ड लाइंस कहीं भी 0 नहीं होगी। तो आप दरमियान में कहीं भी एक क्यू चार्ज को प्लेस करेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगी। अच्छा, अब ये चार्ज आपको प्लेस करना पड़ेगा अवे फ्रॉम द चार्जेस फ्रॉम वन साइड। अच्छा, लेकिन फिर वही रूल कि अब आप इसे मिड में तो प्लेस नहीं करेंगे, लेकिन रखेंगे अभी भी किस चार्ज के करीब, स्मॉलर के करीब। तो 4q एक स्मॉलर चार्ज है, 25q एक ग्रेटर चार्ज है, ठीक है। अगेन ये टोटल डिस्टेंस d है, ये x है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला d माइनस की बजाय अब क्या हो जाएगा, d + x हो जाएगा। तो वीडियो लेक्चर्स सुनने में थोड़ा सा तहम्मुल रखना पड़ता है। ये चीज़ें एक दफ़ा आपको समझ आ गई तो इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस, फिर आप खुद भी किसी को समझा सकते हैं ऐसी चीज़ें। तो ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे F1 = F2 है। सेम उसी तरह के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर से यहाँ पे x = 2/3d आंसर आ जाएगा। फिर न्यूमेरिकली वो तो d की कोई ना कोई वैल्यू आपको गिवन होगी। तो अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ कि एक चार्ज 9 और एक 16 है। अच्छा, तीनों एग्जाम्पल्स में एक बात कॉमन है, ऐसे चार्जेस का मैग्नीट्यूड्स गिवन है जिसका स्क्वायर रूट इजीली फाइंड हो सकता है। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट अप्लाई होगा, देखें इजी सिंप्लीफाई हो गया, 9 का और 16 का दोनों के स्क्वायर रूट्स इजीली फाइंड हो जाते हैं। तो अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने क्यू को प्लेस कहाँ करना है और उसके लिए एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और मुझे फिर आपने कमेंट में इसका आंसर करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे।
स्टूडेंट्स, अब एक प्रॉब्लम है जो अक्सर मार्केट बुक्स में गिवन होता है, बट इट्स नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एमकैट, बट फिर भी मैं आपको तरीक़ेकार समझा दूं ताकि आपके वैसे एकेडमी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आता हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट चार्जेस Q, स्मॉल q, कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट x = 0, x = d/2 एंड x = d। फाइंड Q, यानी आपने Q की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ Q सच दैट ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है कि नेट फोर्स ऑन ऑल चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू 0। पहले सवाल को डिज़ाइन कर लें, तरतीब देखें Q और Q 0, d/2 एंड d। तो सबसे पहले आप एक Q चार्ज प्लेस करते हैं, लेट्स कॉल इट द ओरिजिन x = 0। अब इससे d/2 डिस्टेंस पे जाके हमने वो चार्ज Q प्लेस किया, फिर 0 से d डिस्टेंस पे जाके हमने Q प्लेस किया। अब स्टूडेंट्स, हमें इस Q की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इसके लिए हम क्या सेट करते हैं, इसके लिए हम यूँ कर लेते हैं कि Q की वजह से इस Q पे कितनी फोर्स लग रही है और इस Q की वजह से इस पे जो फोर्स लग रही है उनका जो सम है वो 0 होना चाहिए सच दैट द सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो Q, इस Q पे जो फोर्स लगाएगा उसे हम लिखेंगे फोर्स ड्यू टू स्मॉल q। ये Q इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा उसको हम लिखेंगे ड्यू टू कैपिटल Q। उनको हम F1 और F2 कह के अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल कूलम्स लॉ, F1 K Q और ये डिस्टेंस कितना है d/2, ये हो जाएगा 4K Q/d²। F2 फोर्स कि ये चार्ज इस चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है। अब गौर से देख रहे हैं, इन दोनों की वजह से हम इस पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। एट द एंड चूंकि हमें साबित करना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हम दोनों फोर्सेस का सम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। कि ये भी इस पे चार्ज और ये चार्ज, दोनों की फोर्स इस पे मिलके क्या लग रही है, 0। अच्छा, यही काम आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन करना इन दो का इस पे कर लें या इन दो का इस पे कर लें, इस तरीके से। सेकंड फोर्स K Q1 Q2 Q² हो जाएगा और टोटल डिस्टेंस कितना है, d। अब ये F1 और ये F2, वी नो दैट फॉर इक्विलिब्रियम F1 + F2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब F1 क्या है, 4K Q/d², F2 क्या है, K Q²/d²। अब इसमें से देखें K/d² कॉमन आएगा, दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा। इक्वेशन बचेगी 4Q + Q², इसमें से फिर Q कॉमन आएगा, उस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा। इक्वेशन बचेगी 4Q + Q = 0, ये Q उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा। तो देखें हमने टारगेट क्या सेट किया था, उसने क्या था, फाइंड Q इन टर्म्स ऑफ Q। तो वी हैव फाउंड Q इन टर्म्स ऑफ Q। इसका मतलब है कि अगर इन दो सिमिलर चार्जेस के बिल्कुल दरमियान में -Q/4 प्लेस कर दिया जाए, यानी ये भी 16 कूलम है, ये भी 16 कूलम है, दोनों के दरमियान, ठीक है, अगर हम प्लेस कर दें -16/4 यानी -4 कूलम, तो स्टूडेंट्स ये सिस्टम किस कंडीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, बट ये इजी होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पर। स्टूडेंट्स, इसी तरह एक प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल के एक लाइन में चार्ज 4Q पड़ा, उससे d डिस्टेंस पे 2Q चार्ज है, उससे d डिस्टेंस पे एक स्मॉल चार्ज Q है और उससे d डिस्टेंस पे एक फिर चार्ज Q है। अब पूछा अगर ये जाए कि इस Q पर टोटल कितनी फोर्स लग रही है और किस डायरेक्शन में लग रही है, तो इसके लिए कूलम्स लॉ को कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, कूलम्स लॉ में एट ए टाइम सिर्फ 2 चार्ज इन्वॉल्व होते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि 4Q की वजह से Q पे कितनी फोर्स है, 2Q की वजह से कितनी फोर्स है और इस Q की वजह से कितनी फोर्स है। 3 फोर्सेस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो F1 K Q1 Q2 यानी 4Q × Q डिवाइडेड बाय, अब 4Q से Q तक डिस्टेंस 2D बन रहा है, ये 2D हुआ, इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाइड आंसर आया K Q/d²। इसको हमने F0 का नाम दे लिया। यहाँ तक क्लियर। F2 कि 2Q की वजह से Q पे कितनी फोर्स लग रही है, K Q1 Q2 ओवर इनके दरमियान डिस्टेंस d² है, तो ये सिंप्लीफाई होके 2F0 बनेगा।
अच्छा, एक साथ और चीज़ मेंशन करते जाएं, लेट इट बी द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो 4Q से इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लग रही है, टूवर्ड्स राइट। 2Q की वजह से भी इस पे फोर्स किस तरफ लग रही है, टूवर्ड्स राइट। अब आते हैं इसकी वजह से, इसकी फोर्स टूवर्ड्स राइट नहीं, इसकी फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट होगी और होगा सिंपल KQ1 Q2 ओवर आर स्केयर। तो जैसे हमने KQ1 Q2 ओवर आर स्केयर का F0 का है तो ये भी F0 ही बन रहा है। अब 3 फोर्सेस आ गई, पहली फोर्स F0, दूसरी है 2F0, तीसरी है 3F0, तीनों को ऐड कर दें ताकि पता चले इस चार्ज पे कितनी टोटल फोर्स लग रही। F1 लिखेंगे F0, F2 को लिखेंगे 2F0 और F3 चूंकि ऑपोजिट टू द फर्स्ट 2 फोर्सेस है तो उसका सिंबल माइनस लिखेंगे, माइनस इसलिए क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दीज 2 ऑप्शंस विल बी कैंसल्ड, तो F टोटल विल बी 2F0 टूवर्ड्स राइट। तो स्टूडेंट्स ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, इनको अपने माइंड में रखें। इंशाल्लाह मैं मज़ीद क्वेश्चंस भी साथ आपको फॉर एन असाइनमेंट ऐड कर दूंगा। तो ये हमारा टॉपिक 9 का एक पूरा टॉपिक कूलम्स लॉ हो गया। नेक्स्ट हमारे इसके साथ में आपको एट द एंड, अब इसके बाद मैं स्लाइड्स कुछ ऐड करूँगा जिसमें इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस गिवन होंगे। उनको आपने स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं अपने पास, ये उनको संभाल के रखना है और एक दफ़ा पढ़ लाजमी लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं और एट दी एंड आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे इंशाल्लाह। अगला लेक्चर जो होगा स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कंबाइन लेक्चर होगा, क्योंकि उनमें बहुत सी चीज़ें आपस में कॉमन भी हैं जो इकट्ठे फार्मूलाज बनते हैं। तो अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।